और ऐसे समय में जब आप बहुत बड़ी हादसे से गुजर के आई थी, कितना बड़ा आपके सामने चुनौती था और मानसिक स्थिति आपकी क्या थी? मैं तो डरती भी नहीं थी, इतना होने के बाद भी नहीं डरी और चुनाव लड़ी। बहुत सारे काम उनके द्वारा किया गया है, ख़ास तौर पे आदिवासी के विकास और उत्थान के लिए। जब उनका ये असैसिनेशन किया गया माओइस्ट के द्वारा और आप लोग को पता चला, तो आपका रिएक्शन क्या था? आप कभी सोचे थे कि ऐसा घटना हो सकता? हमारे साहब इतना रहे, पूरे देश में जनता के लिए तो इतना काम किए, कौन बोलेगा कि इसको ऐसा घटना होगा करके। घटना से पहले भी कई बार नक्सलियों द्वारा ये चेतावनी दिया जा चुका था कि इनको हम लोग कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद भी इस प्रकार की लापरवाही, इतना ऐसा कभी गलत काम नहीं किए हमारे साहब। सब जनता के लिए अच्छा जनता रहे, मेरे परिवार जैसे रहे, पूरे देश के लिए लड़ते थे। 10 साल 11 साल होने को इसके बाद अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है और आप बोल रहे हैं कि हमें कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। अब उसी के तो हम आशा करके बैठे हैं, कब होगा, आज होगा, कल होगा, हमको न्याय मिले। ये तो आपके परिवार के लगभग 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनको अपना जान गंवाना पड़ा नक्सली हमले में, तो क्या कर्मा परिवार टारगेट बन चुका है नक्सलियों का? कर्मा परिवार इतना टारगेट क्यों? कर्मा परिवार तो सबके लिए तो ये नहीं है ना। ठीक है, मेरे पति को टारगेट रहा तो ऐसा किए, लेकिन बाकी को क्यों किए? एक राजनीतिक परिवेश में भी आपको जीना है और परिवार को भी समय देना है, कैसे आप मैनेज किए सब चीज़? तो मैनेज तो करना पड़ेगा। अब जैसा कर्मा जी जनता के लिए खड़े थे, जैसे मैं भी खड़ी हूँ मेरे पूरा परिवार के लिए, और जनता मेरे पूरा परिवार जैसे है। राजनीति में नेम, फेम और मनी ये तो होता ही है, लेकिन कभी कभी इसका कीमत इतना बड़ा चुकाना पड़ता है जिसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चित और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव परिवार से आते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसका कारण हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ रुपेश ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के संघर्ष और सफ़र को, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार रहता है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। उन्हें किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बस्तर टाइगर स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के धर्मपत्नी देवती कर्मा जी के बारे में। मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम जानना चाहते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। कौन है देवती कर्मा जी, कहाँ जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई और राजनीति में कैसे आए? आज जन्म ली मेरी मई के पुलनार गांव में, तो वहाँ से मैं जन्म करके बढ़ के कर्मा जी के यहाँ परसपाल में शादी होके आ गई। शादी होके आने के बाद बहुत अच्छा से कर्मा जी से उसके साथ बहुत अच्छा रहे, और कर्मा जी पढ़ाई भी करते थे, तब की मैं शादी होके आई हूँ। तब आपकी उम्र कब कितनी रही? मैं तो उस समय सगाई हुआ उस समय 15 साल की थी हमारे यहाँ कर्मा जी 25 साल के थे, तो 16 साल में शादी हो गया जी। उसके बाद शादी हो के आ गए, कर्मा जी भी पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते शादी हो गए। उसके बाद उनका पढ़ाई ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद कर्मा जी राजनीति में गए। राजनीति में जाते फिर से राजनीति करते करते तो उसको बहुत अच्छा से उनको भी नॉलेज हुआ और राजनीति करते फिर MLA के लिए लड़ने लगे। हाँ जी, MLA लड़े। फिर उस समय वो क्या बोलते हाथी चाप में वो हार गए, फर्स्ट में हार गए। तो फिर बाद में 5 साल के बाद फिर चुनाव लड़े। चुनाव लड़ते लड़ते फिर उसमें जीत गए। वो CPI में थे। तो वैसे
लड़े, जीत गए। फिर जीतने के बाद राजधानी वहाँ तो था मध्य प्रदेश में, वहाँ गए एमएलए रेस्ट हाउस में। हाँ, वहाँ गए। उसके बाद से फिर वो लगातार वो विधायक बनते गए, फिर सांसद भी बने। उसके बाद ऐसे बहुत राजनीति करते करते सांसद बनते बनते फिर रायपुर छत्तीसगढ़ बना। तब हम मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ गए। वहाँ आने के बाद ये क्या तो उद्योग मंत्री भी बने जी, उद्योग मंत्री बने। हाँ, जोगी जी के सरकार में तो बने। उसके बाद बनते बनते वो फिर बाद में बहुत विधायक के लिए लड़ते लड़ते विधायक भी बने जी। इसके बाद से फिर ये घटना हो गई। जहाँ तक हमें जानकारी है, आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो राजनीति की नहीं रही है। क्या आप सोचे थे कि एक दिन आपको राजनीति में आना पड़ेगा? अरे मैं नहीं सोची थी ऐसा, क्यों सोचूंगी? मेरे पति थे तो पति देव रहते, वही मैं क्यों सोचती, तो नहीं सोची। अचानक फिर ये घटना हो गई। घटना होने के बाद फिर सभी घटना के बाद बच्चे, अपने पूरे परिवार, हमारे जितने भी कांग्रेसी थे रायपुर में, दंतेवाड़ा जिलों में, सभी जिलों के इन लोग बहुत सलाह मशवरा दिए कि आपको लड़ना पड़ेगा। फिर उन लोग विधायक लड़ने के लिए मुझे दिए, तो बोले आप ही लड़ोगे, आप धर्म पत्नी हो, आप लड़ोगे बोल के बोले। उसके बाद सभी तैयार हो गए, बढ़िया टिकट भी दिए, बढ़िया बच्चे, सब बच्चे वो करके हमारे पूरे कार्यकर्ता से लेकर जनता सब बढ़िया काम करके विधायक बनाए। तो फिर उस समय तो भाजपा की सरकार थी, तभी बहुत अच्छा, मैं उस समय भी भाजपा सरकार में भी बहुत अच्छा रहा कि बहुत सम्मान भी करते थे। मुख्यमंत्री भी रहे हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह, वो भी बहुत अच्छे हम लोग को करते थे जी। 2013 का घटना हुआ, फिर आप राजनीति में आए। तो जब आप राजनीति में आने के लिए सोचे, या जैसे आप पार्टी आपको बोले कि आप आइए फ्रंट में लड़े चुनाव, तो परिवार का सपोर्ट आपको कितना मिला? बहुत अच्छा सपोर्ट किया पूरे बच्चे। मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं था कि विधायक बनूंगी करके, तो सपोर्ट सभी बच्चे से लेकर पूरे मेरे जितने कार्यकर्ता, अरे जिला के और भी जिला के मेरे सपोर्ट किए जी, इतना सपोर्ट करे। और उस समय भी बहुत अच्छे काम धाम बहुत अच्छे करे ये जिला के लिए। जैसे मैं यहाँ के विधायक बनी, बहुत अच्छे मैं काम करी। शादी से पहले और शादी होने के बाद जब आप यहाँ आई राजनीति, अगर मैं ये बोलूँ राजनीति में आने से पहले आपकी रुचि किस में थी? क्या करना आपको पसंद लगता था? अरे मैं तो ऐसी भी किसानी थी, मैं कैसे भी किसानी, और अभी भी मैं किसानी हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा मैं उसमें ज़्यादा ये करती थी। साहब को बोलती थी आप तो राजनीति कर लीजिए, मैं तो पूरे जनता को देखना और क्या बोलते हैं किसानी करना, सब कुछ मेरे ऊपर, मेरे जिम्मेदारी। किसानी में क्या क्या करते थे? किसानी में आप क्या क्या करते थे? जितना अभी खेती किसान करती हूँ ना, वो सब कुछ है। और जनता जितना भी उनके साथ आना जाना, जितना भी खिलाना पिलाना, सब कुछ मैं करती थी। 2013 में पहली बार आप विधायक बनकर आई। उस समय आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र आपका आता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और ऐसे समय में जब आप बहुत बड़ी हादसा से गुजर के आई थी, कितना बड़ा आपके सामने चुनौती था और मानसिक स्थिति आपकी क्या थी? मैं तो डरती भी नहीं थी, इतना होने के बाद भी नहीं डरी और चुनाव लड़ी। हिम्मत तो सब बच्चे दिए, मैं फिर वो ऐसा किया तो फिर डरने से मैं कैसे करती? डर की बात नहीं है, अभी भी नहीं डरती हूँ, अभी भी इतना सेंसिटिव में जाती हूँ, हाँ, दौरा करके आ जाती हूँ। आपके पास चुनाव का कोई अनुभव नहीं था, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, कैसा लग रहा था अंदर से कि मुझे चुनाव में जीतने के बाद क्या करना है, चुनाव में अगर मैं हार जाती हूँ तब मुझे क्या करना है? अब विधानसभा जाने के बाद तो सबको नॉलेज आता है कि क्या करना है, अपने क्षेत्र के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब उसी में आ जाते हैं।
महेंद्र कर्मा सर को छत्तीसगढ़, मैं अगर ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा, देश में ऐसा कौन होगा जो नहीं जानते होंगे, फिर भी से छत्तीसगढ़ में जो उनका एक रुतबा, एक नाम था, वो बहुत बड़ा था। बहुत सारे काम उनके द्वारा किया गया है, ख़ास तौर पे आदिवासी के विकास और उत्थान के लिए। जब उनका ये असैसिनेशन किया गया माओइस्ट के द्वारा और आप लोग को पता चला, तो आपका रिएक्शन क्या था? आप कभी सोचे थे कि ऐसा घटना हो सकता है? नहीं, ऐसा घटना होने का तो हम लोग को ये नहीं था। ये तो किसी के साथ भी हमारे साहब इतना रहे, पूरे देश में जनता के लिए तो इतना काम किए, कौन बोलेगा कि इसको ऐसा घटना होगा करके। जब दौरे से जा रहे थे, कार्यक्रम था, तो वहाँ नक्सली घटना हुआ, आप लोग को पता चला, उस समय आप क्या कर रहे थे? जब आपको पता चला कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, तब आपका रिएक्शन कैसा था? ये इसमें गए, मैं तो रायपुर में थी, मेरे को नहीं पता कि ऐसा होगा करके। जगदलपुर में मुझे छोड़ दिए, तो इनके साथ फिर पूरे नेता लोग होकर चल दिए। मैं बोली अभी हम लोग कल आएंगे, आप चले जाओ बोल के भेजे मुझे। तो मैं वही वेट कर रही थी कि अब आए तब आए। बाद में 4:30-5 को पता मिला कि इधर गए और ऐसा ऐसा हो रहा है करके। क्या करती, रायपुर में रह के जानने का प्रयास करते क्या हुआ, कैसे कुशल क्षेम? जी वहाँ से तो आ भी नहीं सकती, रायपुर से। कौन सी कांटेक्ट कर रहे हैं? हाँ, फ़ोन से हुआ। ये बेटी भी वही थी, इसके पास फ़ोन करे, नहीं बेटी ऐसा ऐसा हुआ करके ये बोलती है, नहीं पापा लोग सेफ है, कुछ नहीं हुआ, ऐसे मेरे को बोलती थी जी। तो सर्वा जुल्म चलाया जा रहा था, इसके प्रणेता अगर बोला जाए तो कर्मा जी ही थे। क्या ये भी एक कारण रहा, क्योंकि जो नक्सलवादी थे उन लोग लगातार अपने जो पैर था वो उन लोग का कमज़ोर पड़ता जा रहा था, क्योंकि सर्वा जुल्म एक आमूलचूल परिवर्तन का माध्यम बन चुका था। तो क्या ये भी कारण रहा कि नक्सली अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा कर्मा जी को मानते थे? हाँ, वो तो रहा, लेकिन ऐसे घटना अचानक होगा करके ये नहीं मालूम। जो घटना घटी 25 तारीख का वो दिन था और 2013 का समय था, क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? सरकार से चूक हो गई या फिर जो इंटेलिजेंस थे उनका इनपुट नहीं मिल पाया? ये तो सरकार की है सब। और ये ऐसे सर्वा जुल्म नहीं, पहले से इनके लिए आरोपी लगती थी, आरोपी की कमी है, आरोपी नहीं लगाए। सरकार थी उनका, भाजपा सरकार में आरोपी के कम हुआ, आरोपी क्यों नहीं लगाए? आरोपी लगाता तो ये घटना नहीं होता। ये बात है सबसे। और ये तो जनता के लिए तो कितना वो किया है, हमारे सब जनता अच्छा रहे, उनके लिए लड़ते थे, मेरे जनता में ऐसा घटना नहीं होना है, अच्छा रहे करके। लेकिन ये सरकार तो बिल्कुल ये कर दिया। घटना से पहले भी कई बार नक्सलियों द्वारा ये चेतावनी दिया जा चुका था कि इनको हम लोग कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद भी इस प्रकार की लापरवाही, वही लापरवाही की है, तब जाके तो ये घटना हुआ। लापरवाही नहीं होता ना, आज भी रहते साहब, इतना ऐसा कभी गलत काम नहीं किए हमारे साहब। सब जनता के लिए अच्छा जनता रहे, मेरे परिवार जैसे रहे, पूरे देश के लिए लड़ते थे जी। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता थे, उन पर भी आरोप लगा कि कहीं ना कहीं उन लोग की भी इसमें सहभागिता है, आपको भी लगता है? हो सकता है, वो तो मेरे को तो ऐसा चीज़ नहीं मालूम, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये आरोपी के कारण घटना हुआ। आरोपी नहीं लगा, आरोपी तो जानते हैं, और कहीं जाते हैं, इतना दूर जाने के बाद भी आरोपी लगती है, तो क्यों नहीं लगाए? सरकार क्यों नहीं लगाए? उस घटना में कांग्रेस पार्टी के जो फर्स्ट लाइन लीडर थे उस समय का पूरा ख़त्म हो चुका था, जिसमें कर्मा जी उसमें सबसे आगे थे। इतना बेरहमी से उनके साथ व्यवहार किया गया, रिपोर्ट में आया गया कि 70 से ज़्यादा बार उनके ऊपर हमला किया गया है और लगभग 50 ज़्यादा गोलियां उनके शरीर में पाया गया था। तो इस प्रकार का नफरत, क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? और क्या पता कैसे ऐसा किए, ये तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन गलती है शासन प्रशासन के ऊपर गलती है कि इतने बड़े बड़े नेता लोग जा रहे हैं, तो आरोपी तो देना है। आरोपी पुलिस क्यों नहीं दिए? अब तो उन्हीं के ऊपर है। हम व्यक्तिगत रूप से हमारे न्यूज़ चैनल इसके बारे में जांच पड़ताल कर रही थी, तो हम कुछ लोगों से चर्चा की, जिसमें टी एस अब्बा शामिल हैं, फुरुदेवी नेताम जी और
उमेश पटेल जी, तो उन लोग का ये कहना था कि जो जहाँ जिस प्रकार से आगे जाना चाहिए था उस प्रकार से नहीं गया, और हमारी जब सरकार आई तो कहीं ना कहीं हम लोग भी असफल रहे तो जाँच आगे बढ़ाने में। जितने के बाद मैं गई और ये बात बहुत विधानसभा में भी उठाई, तब भी ये न्याय के लिए तब भी न्याय नहीं मिला। अब मैं बहुत कोशिश करके देखती थी, हम जितने भी वहाँ बैठते थे, उमेश पटेल है, मैं हूँ, और दरसिमा वाली, हाँ वो है, तीनों के तीनों मिलके भी बोल के देखते थे, हम लोग वहाँ बात रखते थे विधानसभा में, तब भी न्याय नहीं मिला। यही हम सोचते थे अगले बार मिलेगा तो अच्छा रहेगा करके हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे। तब बीजेपी की सरकार थी, एक बार 5 साल के लिए कांग्रेस को मौका मिली है, एक बार फिर बीजेपी की सरकार है, तो क्या उम्मीद है आपको कि न्याय मिलेगी? अब कोशिश कर रहे हैं, अभी मिलेगी करके, अब तो कोशिश है, अभी तो न्याय मिलेगा करके तो कर रहे हैं जी। और पहली बार तो मैं यही, इसीलिए मैं नहीं बोल सक रही हूँ, जाके तो मैं वही जाके सीखी, अब ऐसा तो जानकारी नहीं था, पहली बार बन के जाके, फिर यही मैं देखते इस चीज़ को उठाती थी। 10 साल 11 साल होने को इसके बाद अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, और आप बोल रहे हैं कि हमें कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, तो कितना समय लग सकता है? क्योंकि जो भी जांच चल रही है वो सही दिशा में नहीं चल रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है, क्योंकि जिनसे पूछताछ करना चाहिए था, जो उसके साक्ष्य हैं, उन लोगों को बुलाया नहीं जा रहा है, तो क्या लगता है आपको, पक्षपात हो रही है जाँच में? वो तो बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे, अरे अब उसी के तो हम आशा करके बैठे हैं, कब होगा, आज होगा, कल होगा, हमको न्याय मिले। ये तो कर्मा जी के स्वर्गवास के बाद आपको कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट दिया गया, और आप जब चुनाव लड़ रही थी तो आपके मन में था कि जो घटना मेरे साथ हुई है आगे चल के किसी और के साथ मत हो? तो मैं कह नहीं सकती हूँ उसमें। जिस प्रकार से नक्सली लगातार यहाँ वारदात को अंजाम दे रहे थे, तो एक प्रकार से यहाँ भय का माहौल था, और आपको उसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा गया, क्योंकि जो सेंसिटिव एरिया आता है, तो जब जीत कर आप आई तो आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं अब जो आपसी लड़ाई हो रही है नक्सलवादी और पुलिस के बीच में, या फिर आम जनता के बीच में, उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, रोकथाम होना चाहिए, इस दिशा में आपके कुछ प्रयास किए? रोकना तो चाहिए, अभी वही घटना नहीं है, और भी ऐसा होगा, इसके लिए सरकार को रोकना है, सरकार के ऊपर है जी। आपके परिवार के लगभग 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनको अपना जान गंवाना पड़ा नक्सली हमले में, तो क्या कर्मा परिवार टारगेट बन चुका है नक्सलियों का? हाँ ये तो है, वो भी अब कांग्रेस कर्मा परिवार इतना टारगेट क्यों? कर्मा परिवार तो सबके लिए तो ये नहीं है ना, ठीक है, मेरे पति को टारगेट रहा तो ऐसा किए, लेकिन बाकी को क्यों किए? बाकी का क्या टारगेट था? ये सरकार ऐसा किया है, और इतने जाने के बाद, इतने भीड़ जाने के बाद भी, बड़े बड़े नेता लोग जाने के बाद भी सरकार आरोपी नहीं दी, क्यों सुरक्षा नहीं दी? इतने बड़े जंगल से जा रहे। अभी भी आपको डर लगता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए? परिवार के लिए तो डर लगेगा, और डरेंगे तो फिर क्या करेंगे? डर के भी जाना पड़ता है, अपने जनता है, अपने क्षेत्र है, तो जाना ही पड़ेगा। जैसे आप जब विधायक चुनकर यहाँ आई तो सबसे बड़ी चुनौती जैसे कि विकास को लेकर हो गया, जो मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुँचना चाहिए था, उसको पहुँचाने में कितना सफल हुए आप? और तो हम लोग जितने हमारे यहाँ दंतेवाड़ा जिला है, जितने जिला, वो जिला में मेरे कार्यकाल में तो मैं कहीं रोड नहीं रहा, कहीं पुल पुलिया नहीं रहा, कहीं कोई पार हो के आ नहीं पाते थे, सब चीज़ मेरे कार्यकाल में मैं करी हूँ, विधायक बनी थी जी। ये तो हो गई 2013 की बात। जब 18 की बात आती है तो आपका सामना भीमा मंडावी के साथ होता है, तो
वो फिर आप हार गए, आपको जीत नहीं मिला, तो क्या 5 साल में काम करने के बाद भी या फिर जो एक प्रकार सिंपैथी रहता है तो वो कहीं ना कहीं कम हो गया? वो क्या होता है, ये जनता के ऊपर है। जनता, उनके तरफ भी जनता थे, हमारे तरफ भी थे, लेकिन सब मिल करके उनको, वो भी लड़का यहीं का है, तब जा कर के बोले एक बार इसके लिए जिताएंगे करके उनको जिता दिए रहे जी। नक्सली हमले का शिकार भीमा मंडावी जी भी हुए, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जब 2019 में बाई इलेक्शन होता है और उनकी पत्नी आती है ओजस्वी मंडावी और इधर से आप लड़ते हैं देवती कर्मा जी, तो एक बार फिर आपकी जीत होती है। तो क्या जैसे कि कर्मा जी भी शहीद हुए, मंडावी जी भी शहीद हुए, तो जो 1 साल वो काम किए यहाँ क्षेत्र में, उससे उतना प्रभावित नहीं कर पाया जनता को कि एक बार फिर आपको मौका दिए? ये जनता के ऊपर है। जनता पहले तो उनके चाहते थे और उनको जिताए, फिर बाद में उन्हीं लोग सोचे होंगे कि ये जो पुरानी पहले भी जीत के आई तो इनको जिताएंगे करके सोच के जिता दिए जी। तो जो चैत्रा मटामी जी जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उनकी जीत हुई और बहुत अंतर के साथ जीते वो। क्या कारण लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार थी यहाँ प्रदेश में, साथ ही साथ यहाँ से आप सिटिंग एमएलए थे, उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा? उसमें ऐसे ही हुआ, अभी जैसे मुझे किए, एक बार उनको जिताएं, ऐसे टाइप का हो गया होगा। जनता के ऊपर है सब चीज़। हाँ, जनता इनको चाहे तो इनको जिता दिए। अगर मैं आपसे पूछूं मैम, लगभग 8-9 साल आप यहाँ से विधायक रहे हैं, बड़ी उपलब्धि आप में आपके पास कौन सी होगी, आप बताना चाहेंगे तो? मेरे कार्यकाल में मैं बहुत अच्छा काम करवाई और है भी। मैं या पहले 15 साल भाजपा सरकार में ये पास रोड नहीं रहा, ना पुलिया नहीं रहा, जाने के लिए रास्ता नहीं रहा, वो सब कुछ मैं 3 साल में, 2 साल तो कोरोना खाया, 3 साल में मैं बड़े बड़े इंद्रावती का पुलिया मन बन गया मेरे कार्यकाल में। जगह जगह रोड बनी मेरे कार्यकाल में, डेनेस खुलवाई हूँ मेरे कार्यकाल में। इतना कितना 300-400 महिला काम कर रहे हैं अभी, कपड़े सिलना, सप्लाई करना, ये सब मेरे कार्यकाल में किए हैं जी। बस्तर संभाग में खास तौर पे दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में नक्सलियों का कितना बड़ा आतंक है और इससे कैसे मुक्ति पाया जा सकता है? क्या करते, तो अब जाना तो पड़ेगा। जनता के लिए तो डर के रहने से नहीं होता है। जनता के लिए अपने जहाँ जहाँ गाँव है वहाँ स्वयं घर में जाना पड़ता है, जाके उनके लिए काम करना है। तो ऐसे ही करके हम लोग किए हैं जी। जनता बहुत अच्छा चाहते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हम करवा देते थे। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि जो इनकाउंटर किया जा रहा है वो नक्सलवादी कम होते हैं और आदिवासी ज़्यादा रहते हैं। क्या इसमें सच्चाई लगता है आपको? ये अभी जो हमारे कांग्रेस की सरकार थी इतना नहीं हुआ है। जैसा भाजपा सरकार बन गई, जैसे फिर वो काट पीट मार कट करने लगी। ये क्यों ऐसा? हमारे आदिवासी को तो पूरा ख़त्म करने के लिए हो रहे हैं। 15 साल ऐसी किए और अभी भी ये सरकार इन लोग का आए फिर ऐसी मारपीट कर रहे हैं, पूरा ख़त्म हो रहे हैं। ये क्यों ऐसा सरकार कर रही है, ये भी मैं भी जानना चाह रही हूँ। कवर्धा की बात करें, जसपुर की बात करें, बड़ौदा बाज़ार की बात करें तो लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है जी। तो क्या बीजेपी के आने के बाद ये हो रहा है कि कांग्रेस की इसके पीछे कुछ हाथ है? नहीं नहीं नहीं, ये तो भाजपा सरकार में ही ऐसी हुई। हम तो अभी भी मैं बता दूंगी, पहले का भी मैं बताऊंगी। भाजपा सरकार थी, रानी भोदली में इतनी बड़ी पूरा गांव ख़त्म हो गई। बुरकापाल में पूरा गांव उकड़ गया। क्या बोलते इधर कुआकोंडा में वहाँ ख़त्म हो गए। इतनी घटना भाजपा सरकार में क्यों हो रही है? भाजपा वाले क्यों नहीं ऐसा कर रहे? सरकार क्यों नहीं रोक रहे? मैम, जो नक्सली हैं वो मानवता के लिए खतरा है, किसी एक पार्टी या फिर परिवार के लिए खतरा नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि वो उस रास्ते को छोड़ के मुख्य धारा में आ जाए। तो अगर आपके माध्यम से कोई संदेश उन लोग को मिलेगा, देना चाहेंगे
कि आप ये नक्सल से जो विचारधारा उसको छोड़कर मुख्य धारा में आप आइए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज गांव-गांव को तो पूरा खाली कर दिए, वही जनता है, वो भी कोई अलग नहीं है। तो मुख्य धारा में आकर के उन लोग जैसा सिलेंडर करें वैसे ही आके जीना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई ऐसा घटना नहीं हो, कहाँ होगा ऐसा घटना, जानबूझ के इन लोग घटना कर रहे हैं। अभी आप और आगे राजनीति आपकी इच्छा शक्ति क्या है? चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे कि? अभी सोचूंगी आगे के लिए सोचूंगी। पहले कर्मा जी थे, फिर उसके बाद आप आए, अभी अब छवि दिनर्जी है, तो क्या एक होता ट्रांसफ़र, पावर ट्रांसफ़र, क्या आप छवि दिनर्जी सब लेंगे राजनीतिक मोर्चा परिवार की? सोच लेंगे क्या करना है, अभी तो कुछ नहीं बोलना है। हाँ। आप एक महिला हैं, कर्मा जी के जाने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई थी, इतना बड़ा परिवार है, कैसे मैनेज किए आप? मैनेज तो करी हूँ, क्या करूँ, मैनेज तो करना पड़ता है। अब इसमें जिम्मेदारी आया तो मैनेज तो करना ही पड़ा। एक राजनीतिक परिवेश में भी आपको जीना है और परिवार को भी समय देना है, कैसे आप मैनेज किए सब चीज़? तो मैनेज तो करना पड़ेगा। अब जैसा कर्मा जी जनता के लिए खड़े थे, जैसे मैं भी खड़ी हूँ मेरे पूरा परिवार के लिए, और जनता मेरे पूरा परिवार जैसे है। आज माँ बन के बैठी हूँ तो उनके लिए तो करना पड़ेगा। अब मैं भी नहीं करूँगी तो उनके लिए कौन करेगा? आज ये जिला में है, जिला के बेटा बेटी सब तो बेटा बेटी बन गए मेरे लिए, तो उनके लिए तो मैनेज करके उनको तो रखना है, उनको चलाना है। सिर में तो वजन तो रहेगा ही, वो वजन नहीं करके छोड़ूंगी तो कौन करेगा? ये ऐसा कोई घटना के बारे में जिक्र करना चाहेंगे जब आपको लगा कि बस यहाँ आके मुझे भी एक समय ऐसा लगा कि अब कहीं ना कहीं मैं भी शिकार हो रही हूँ घटना का, नक्सली हमला का? हम दौरा जाते हैं, डरते नहीं हैं, डरेंगे तो हमारे जनता के लिए कौन करेगा? ये तो होते रहता है, आज भी घटना है, कल भी घटना है, वहाँ डर के मारे हम नहीं जाएंगे, ऐसा हो रहा है करके तो नहीं बोलेंगे। हमारे ऊपर कब क्या होगा अब ऊपर वाले जानते हैं। डरेंगे तो हमारे जनता के पास नहीं जा पाएंगे, वो तो रहेंगे, हम तो टारगेट में है ही। चैतराम अटामी अभी वर्तमान में यहाँ से विधायक है, 1 साल उनके कार्यकाल को पूरा होने वाला है, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? क्या काम हो रही है? उसका तो अभी साल भर हो रहा है, लेकिन उसका कोई वो कर रहा है, लेकिन उतना तो हमको नहीं दिख रहा है, वो धीरे धीरे कर लेगा, तब फिर हम भी देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, अपने अनुभव शेयर किए। कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को? हाँ, मेरी जनता अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे, पूरे छत्तीसगढ़ के भी बहुत जनता में मेरा ही जनता है, बहुत अच्छा शुभकामना रहे, बढ़िया रहे। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप इतना रहे। तो आप सुन रहे थे दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक देवती कर्मा जी को। बहुत सारी बात हुई हमारे बीच में और बहुत सारे सवाल भी हुए और जवाब भी मिला। साथ ही साथ जो झीरम घाटी हमला हुआ था उस पर अभी भी उन्हें विश्वास है, जो न्याय नहीं मिल पाया था परिवार को, उनको न्याय मिलेगा, सरकार किसी की भी हो। यहाँ जो घटना हुई थी उसकी कहीं ना कहीं दर्द सबके अंदर में है। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।